हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंस। अगर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थरली बेस्ड होंगे आपके अमाइनो एसिड्स पे। आपको पता होगा अमाइनो एसिड जो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इससे आते हैं। बार्क में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बार्क 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। बायोकेमिस्ट्री के अमाइनो एसिड्स पे आज हम बात करने वाले, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि एक पेप्टाइड है जिनमें सिर्फ और सिर्फ लाइसिन और एस्पार्टेट है, ठीक है। उनका रेशियो 1:1 है। उनका पीआई हमें क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। उनका रेशियो भी दिया है 1:1, यानी कि जितने लाइसिन है उतने एस्पार्टेट होंगे, ठीक है। तो आपको उसका पीआई देखना है। अगर आप देखने जाओगे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसे बहुत कह सकते हैं कि बहुत आसान सा लॉजिक है। हमें पता है कि लाइसिन क्या है, एक बेसिक अमाइनो एसिड है। इसका पीआई क्या होगा, 7 के ऊपर ही होगा। एस्पार्टेट हमें पता है क्या है, एसिडिक है। इसका पीआई 7 के अंदर ही होगा, ठीक है। ये दोनों भी रेशियो एक जैसे ही है, तो लगभग इसका पीआई क्या होगा, 7 के आसपास ही होगा। तो इसका आंसर हमारा आ गया 7। दिखने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आपने ऐसी ट्रिक लगा दी कि जितने लाइसिन है उतने एस्पार्टेट है, 1:1 रेशियो आ गया। लाइसिन बेसिक है, उसका पीआई, उसकी जो साइड चेन है उसका जो पीआई है वो 7 के आगे आएगा। एस्पार्टेट क्योंकि वो एक एसिडिक है तो उसका जो कह सकते हैं कि पीआई है साइड चेन का वो 7 के अंदर ही आएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसका कॉमन पीआई निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपको पीआई उनके पता हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइसिन का अगर आप साइड चेन देखोगे, साइड चेन का पीआई तो आपको पता होगा कि 10:5 आता है। वही एस्पार्टेट का 3:9 आता है। अगर आपने एस्पार्टेट गलत लिख दिया मैंने, अगर आप एस्पार्टेट का देखने जाओगे तो 3:9 आएगा। आप इनकी एडिशन करोगे तो समवेयर आपको आ जाएगा 14.4, ठीक है। 10.5 प्लस 3.9, इसको अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 के लगभग 7.2 आप कह सकते हो आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 7। इसका हमने फॉर्मूला आपको पता होगा। पीआई को हम क्या करते हैं, इसका पीआई 1/पीआई 2 और डिवाइडेड बाय 2 करके हम इनका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 7। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद A buried aspartate residue has experimentally measured pKa 7.8, यानी कि उसका जो pKa वैल्यू था वो 7.8 था। इसका आपको रीज़न बताना है। जैसे मैंने आपको कहा कि एस्पार्टेट का हमेशा से जो उसका pKa था वो लगभग कहाँ पे आता है, 3.9 पे आता है, या हम कह सकते हैं कि 3.94 तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका क्या दिया है, 7.8 दिया है, ठीक है। तो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न उसका आप देख सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा, बैकबोन स्ट्रेन नहीं आएगा, मेटल बेंडिंग नहीं आएगा। इसका आंसर आ जाएगा डिसॉल्वेशन पेनल्टी डिस्टेबलाइसिस चार्ज्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा, एस्पार्टेट हमें पता है चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। एस्पार्टेट क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और यह हमेशा कहाँ पे रहता है, कह सकते हैं आउटर पार्ट में रहता है, जहाँ पे इसके चार्ज्ड पार्ट को कौन स्टेबलाइज करता है, वाटर, ठीक है। इसलिए ये हमेशा प्रोटीन के बाहर रहता है, कोर में नहीं रहता। कोर में नहीं रहता, बरीड नहीं रहता है, बरीड नहीं रहता है, कह सकते हैं कि वो बाहर रहता है। क्योंकि इसका जो भी चार्ज्ड पार्ट है, जो भी इसका आयन पार्ट है, वो किससे स्टेबलाइज रहता है, वाटर से स्टेबलाइज रहता है। आपने इसे उठाकर कहाँ पे रख दिया है, अंदर रख दिया है, जहाँ पे पानी है ही नहीं, डिसॉल्वेशन होगा ही नहीं। डिसॉल्वेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कर देगा, अपना जो भी कह सकते हैं ना कि प्रोटॉन है वो दे देगा, अपना जो भी एसिडिक है वो फॉर्म छोड़ देगा, और लगभग कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जो उसका एसिडिक पार्ट है वो कौन मेंटेन कर रहा था, वाटर मेंटेन कर रहा था। अभी वाटर है ही नहीं, तो वो क्या कर देगा, क्योंकि आसपास में भी चार्ज होंगे जो उसे डिस्टेबलाइज कर देंगे, वो क्या कर देगा, इस डिस्टेबलाइज से
उस पेनल्टी से वो क्या करेगा, अपना चार्ज फॉर्म छोड़ देगा और क्या कर देगा, न्यूट्रल में आ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं आपको वापस समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। एस्पार्टेट एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। इस चार्ज्ड मॉलिक्यूल को मेंटेन कौन करता है, वाटर मेंटेन करता है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, इसलिए हमेशा कह सकते हैं कि आउटर पार्ट में रहता है। लेकिन आपने इसे क्या कर दिया है, बरी कर दिया है, अंदर लेके आए हैं कोर में। ठीक है, अब अंदर इसमें वाटर है ही नहीं, तो इसका चार्ज मेंटेन कौन करेगा। ठीक है, इसे मेंटेन रख के कौन रहेगा, क्योंकि वाटर तो है ही नहीं। तो एस्पार्टेट क्या कर देगा, क्योंकि आसपास कोई नहीं है और जितने भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है उसे क्या कर रहे हैं, वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, अपना चार्ज्ड फॉर्म को छोड़ देगा और न्यूट्रल के आसपास चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which substitute causes maximum decrease in the conformational entropy of unfolded state। ठीक है, एक unfolded state of protein है, आपको समझने के लिए एक अनफोल्डेड स्टेट ऑफ प्रोटीन है। हम इसमें क्या हो रही है, एंट्रोपी हो रही है, इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट है जो इसकी एंट्रोपी डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, आपको गौर से देखना है। इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन से एलेनाइन। आपको पता होगा ग्लाइसिन क्या है, एक बेसिक अमाइनो एसिड है। सॉरी, बेसिक लिख रही हूँ मैं, सॉरी, बेसिक नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल अमाइनो एसिड है। सॉरी, मैं सिंपल को बेसिक बोल दिया, सिंपल अमाइनो एसिड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये COH हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH, यहाँ पे भी आपका NH3 आ जाएगा, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका अमाइनो ग्रुप, और नीचे H, यानी सिर्फ ये H ही है उसका R ग्रुप। इसकी वजह से इसके पास हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ग्लाइसिन ही है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है एलेनाइन में, एलेनाइन में इस H की जगह पे होता है CH3, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी रुक गई। इसकी वजह से उसकी एंट्रोपी, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी होगी। आपको पता होगा क्योंकि जो भी गैसियस फॉर्म्स है वो ज़्यादा एंट्रोपी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आपने उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो उनकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। ऐसे ग्लाइसिन क्या है, हमेशा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा एंट्रोपी देने वाला है। एलेनाइन क्योंकि CH3 आ गया, अभी बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन फ्रॉम हिस्टिडीन टू लाइसिन। हमने क्या किया है, हिस्टिडीन का म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से हिस्टिडीन कन्वर्ट हुआ लाइसिन में, उसके एक्टिव स्टेट में। अभी उसको उसके कैटालिसिस में क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, आपने जो हिस्टिडीन को कन्वर्ट कर दिया है लाइसिन में, उसकी जो भी हम कह सकते हैं कैटालिसिस थी, उसमें क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, लाइसिन कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन, ये गलत है, कर सकता है। लाइसिन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं कर सकता है। लाइसिन हाइड्रोफोबिक नहीं, वो तो हाइड्रोफिलिक है। ये है इसका आंसर। लाइसिन pK is too high for reversible proton exchange at pH 7। आपको पता होगा एट pH 7 में हिस्टिडीन क्या है, दोनों भी काम कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। मतलब हिस्टिडीन एक्ट्स एज एसिड और बेस इन pH 7। अगर एसिड मतलब प्रोटॉन डोनेट करने की जरूरत है तो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन लाइसिन ऐसा नहीं कर सकता ना। ठीक है, लाइसिन के पास ये कह सकते हैं ये उसके एडवांटेज नहीं है, या उसके पास ये एक्टिविटी नहीं है, ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उसका pKi बहुत ज़्यादा है। उसका लगभग कह सकते हैं 10 के आसपास उसका pK है, तो pH 7 पे वो क्या करने, रिवर्सिबल चेंजेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कैटालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, which residue contributes most to the negative ellipticity at 222 नैनोमीटर in CD स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने CD स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा, वहाँ पे कौन से रेसिड्यू का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलिप्सिटी आता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोलीन। ठीक है, आपको पता होगा प्रोलीन क्या है, एक इम्यूनो अमाइनो एसिड है।
इम्यूनो अमाइनो एसिड यानी कि सेकेंडरी अमाइनो एसिड है। यहाँ पे जो उसका जो अमाइनो ग्रुप है या जो NH3 ग्रुप है वो क्या करता है, कोवेलेंट बाइंडिंग फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है डायहेड्रल एंगल को। डायहेड्रल रोटेशन को ये क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा इस रेंज पे। ये बाकी के जितने भी है ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। ये क्या कर रहा है, एक जगह पे रुक गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, इसकी वजह से क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ये रुके हुए नहीं है, ये घूम सकते हैं, ये फिर सकते हैं, इन्हें एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, इसलिए प्रोलिन क्या करेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इलिप्सिटी देगा। इसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, कोर, मतलब एक कोर है, अमाइनो एसिड का कोर है, वहाँ पे आप ल्यूसीन को एस्पर्टेट एस्परजाइन से क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जब आप ल्यूसीन को रिप्लेस करेंगे एस्पार्टेट से, वो भी कोर में, यानी कि बीच में जो हाइड्रोफोबिक कोर है वहाँ पे आप एक चार्ज मॉलिक्यूल ला रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको बताना है। ऑब्वियसली इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डेल्टा जी। आपको पता होगा, ये इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है थर्मोडायनामिक्स पे, अगर आपको नहीं पता होगा डेल्टा जी के बारे में तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। डेल्टा जी आप कह सकते हैं कि जितनी कम होगी डेल्टा जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, उतनी ही ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड। जितनी ये क्या होगी, कम होगी, नेगेटिव डेल्टा जी हमें पता है क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर पॉजिटिव डेल्टा जी है तो क्या हो जाएगा, अनस्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ल्यूसीन एक हाइड्रोफोबिक है तो कोर में वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली चला जाएगा, लेकिन एस्परजाइन या एस्पार्टेट जो है वो क्या है, उस पर चार्ज आता है, वो लाइकली स्पॉन्टेनियसली कोर में नहीं जाएंगे। अगर कोर में चले गए तो वो ठीक से तो रहेंगे नहीं, क्योंकि उन पे तो चार्ज है ना, चार्ज है, उन्हें चार्ज मॉलिक्यूल ही चाहिए। अगर आपने हाइड्रोफोबिक में रख रहे हो तो वो क्या करेंगे, डेल्टा जी को बढ़ाएंगे, अनस्पॉन्टेनिटी को बढ़ाएंगे, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इंक्रीज डेल्टा एच, डेल्टा एच सारे के सारे स्पॉन्टेनियस की तरफ जाते हैं। इनको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस यही देखना है कि डेल्टा जी क्या कर रहा है। डेल्टा जी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस बढ़ जाएगा, और जितना कह सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव है उतना ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, उतनी ही कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी कम होगी। विच अमाइनो एसिड इंक्रीजेस बैकबोन रिजिडिटी, ठीक है। आपको एक अमाइनो एसिड इनमें से बताना है जो बैकबोन की रिजिडिटी को बढ़ाएगा व्हेन इंसर्टेड इंटरनली। हम सबको पता है कि रिजिडिटी किसके वजह से आती है, प्रोलिन के वजह से आती है, क्योंकि अगेन ये सारे ग्लाइसिन, एनालिन, सीरिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, बैकबोन फॉर्म करेंगे लेकिन रिजिड नहीं होंगे, एक जगह पे अटके नहीं रहेंगे, हमेशा बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, वाटर के साथ बाइंडिंग फॉर्म करेंगे, अलग किसी अमाइनो एसिड के साथ बाइंडिंग फॉर्म करेंगे। लेकिन प्रोलिन ही है, क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइनो एसिड है, इम्यूनो ग्रुप है, तो ये रिजिड है, इसका बैकबोन भी रिजिड है, या भी बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइट्रेशन कर्व में 3 बफरिंग रीजन्स मिले हैं, pH 2 पे, pH 6 पे, pH 9 पे। आपको बताना है अमाइनो एसिड इनमें से कौन है, ठीक है। ऐसा आपको अमाइनो एसिड बताना है जो क्या कर रहा है, 3 बफरिंग जोन दिखा रहा है। अब तो आपको उसका आंसर बताना है, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हिस्टिडीन। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, क्योंकि ये क्या करता है, जब जरूरत पड़े तो प्रोटॉन डोनेट करता है, जब जरूरत पड़े तो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है, जिसकी वजह से ज्यादातर इसके 3 पीएच बफरिंग जोन्स मिल सकते हैं, ठीक है। जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, या हम कह सकते हैं बफर की तरह काम करता है, इसलिए हिस्टिडीन के हमेशा क्या आते हैं, 3 बफरिंग जोन्स आते ही आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। Which interaction contributes most to the stabilization of protein tertiary structure in aqueous solution, यानी कि
प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में किसके वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है? ये आंसर आपको बताना है। इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ठीक है, आपको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट पता होगा। जो भी जितने भी नॉन पोलर, अगर आप किसी कंपोनेंट को पानी में डालो तो उसके जो भी नॉन पोलर कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कह सकते हैं कि एक कोर बना लेंगे और अंदर आ जाएंगे। उन्हें कवर कौन करेगा? जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स है वो उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो कोर में है वो ज़्यादातर कौन रहेगा? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स रहेंगे। ऊपर कौन रहेगा? हाइड्रोफिलिक रहेंगे। और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, जिसकी वजह से जो बाहर के बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं वो बाहर रहते हैं, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे वो अंदर रहेंगे। अब TRP फ्लोरोसेंस इमिशन शिफ्ट्स फ्रॉम 330 to 350। इट इंडिकेट्स ट्रिप्टोफैन का जो फ्लोरोसेंस है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम 330 नैनोमीटर टू 350 नैनोमीटर। आपको बताना है कि ये किसके वजह से हो रहा है। ठीक है, ये कब होगा? जब उसे आप एक्सपोजर करोगे पोलर एनवायरनमेंट की तरफ। मतलब आप एक पोलर एनवायरनमेंट में अगर ट्रिप्टोफैन को डाल रहे हो तो तब वो इमिशन 330 नहीं दिखाएगा, 350 दिखाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। या आपने पढ़ा होगा टेक्निक्स में, इसी को हम क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं। ये रेड शिफ्ट कब आता है? जब आप कहाँ पे डालते हो? मोर पोलर रीजन में डालते हो। किसी भी कंपोनेंट को उसके पोलैरिटी से ज़्यादा पोलर रीजन में डालोगे जहाँ पे लेस क्या है? हाइड्रोफोबिसिटी है। ठीक है, रेड शिफ्ट कब आ रहा है? जब आप एक कंपोनेंट को ज़्यादा पोलर रीजन में डाल रहे हो, उसकी पोलैरिटी से ज़्यादा पोलर रीजन में डाल रहे हो, जहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी कम है, वहाँ पे क्या होगा? उसका जो भी इमिशन है वो शिफ्ट होगा 330 से, उसका इमिशन शिफ्ट होगा ज़्यादा की तरफ। ठीक है, कम अमाउंट से ज़्यादा की तरफ इमिट होगा, उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ट्रिप्टोफैन का भी यही होता है। जब आप उसे एक पोलर एनवायरनमेंट में दोगे तो वो कहाँ से शिफ्ट होगा? 330 नैनोमीटर से शिफ्ट होगा 350 नैनोमीटर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूटेशन लीस्ट कम से कम करता है हाइड्रोफोबिक कोर पैकेजिंग को? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक कोर पैकेजिंग है उसे डिस्टर्ब कम से कम कौन सा पेयर करता है? हाँ, पिटोब्स म्हणजे क्या मतलब क्या के हम कह सकते हैं कि जो कम से कम डिस्टर्बेंस कहते हैं। विच म्यूटेशन लीस्ट पिटबर्ड्स हाइड्रोफोबिक कोर पैकेजिंग, यानी कि हाइड्रोफोबिक कोर पैकेजिंग जो है उसे कम से कम प्रॉब्लम कौन कर रहा है आपकी सिंपल लैंग्वेज में? तो आपको उसका आंसर बताना है। इसका आंसर आ जाएगा आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन। ठीक है, आपको पता होगा आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन इतना कोई स्ट्रक्चरल, जब आप हाइड्रोफोबिक कोर पैकेजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप चार्ज नहीं देखते हैं, यहाँ पे आप चार्ज के साथ साथ चार्ज तो देखते ही हैं, इसके साथ साथ आप क्या देख रहे हो? उसकी साइज भी देख रहे हैं। कंपोनेंट किस साइज का है, किस शेप का है, जो उसमें फिक्स होने वाला है। अगर उसकी साइज चेंज हो रहा है तो हाइड्रोफोबिक कोर पैकेजिंग को क्या कर सकता है? डिस्टेबलाइज कर सकता है। चार्ज तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ पे क्या है? साइज में इतना डिफरेंस नहीं है, चार्ज में भी नहीं है, लेकिन वैलिन फिनोलिन में चार्ज में डिफरेंस है। ल्यूसिन में ग्लाइसिन में शेप में डिफरेंस, साइज में डिफरेंस है, मैंने आपको चार्ज बोल दिया। वैलिन फिनोलिन में शेप में डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है। ल्यूसिन ग्लाइसिन में भी साइज में डिफरेंस है। फिनिल एलानाइन और एलानाइन में भी साइज में डिफरेंस है। तो ये तीनों भी क्या कर सकते हैं? डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। वही ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन में इतना चार्ज और इतना साइज का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज एंट्रोपिकली ड्रिवन बिकॉज। जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, जिसकी वजह से क्या होता है? नॉन पोलर अंदर रहते हैं, पोलर बाहर आ जाते हैं। ये पोलर वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज एंट्रोपिकली ड्रिवन बिकॉज, किसके वजह से? क्या इसका आंसर है? आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा
वाटर मॉलिक्यूल्स गेन एंट्रोपी अपॉन ब्यूरल ऑफ हाइड्रोफोब्स। वही वैसे आपको कहा कि वो गेन एंट्रोपी करेंगे, रैंडमनेस उनमें बढ़ जाएगी। जब ये वाटर के जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, उसके आसपास क्या होंगे, वाटर हाइड्रोफिलिक होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाटर है पूरा भरा हुआ, यहाँ पे अगर मैंने कोई हाइड्रोफोबिक डाल दिया, ठीक है, तो इसके जो आसपास का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, केज हो जाएंगे, अटक जाएंगे, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे, एंट्रोपी उनकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने उसी वाटर मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोफिलिक डाल दिया, हाइड्रोफिलिक जो वाटर से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली वाटर क्या करेगा, इससे बॉन्ड फॉर्मिंग करेगा, बहुत वाटर इस बॉन्ड फॉर्मिंग करेंगे और इनमें क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। वही हाइड्रोफोबिक्स में रैंडमनेस क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स गेन एंट्रोपी रैंडमनेस अपॉन ब्यूरल ऑफ हाइड्रोफोब्स, मतलब जितने हाइड्रोफोब्स वाटर से ज़्यादा दूर होंगे उतना ही क्या होगा, वो कह सकते हैं बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, उतना ही एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उतनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। A peptide at pH below its PI will be, यानी कि हमें पता है, ये बहुत इजी है, PI के ऊपर अगर उसका मतलब उसका pH PI के ऊपर हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या देगा, pH हम कह सकते हैं नेगेटिव देगा, PI के अंदर होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज देगा। तो अभी बिलो है तो आंसर क्या आ जाएगा, हैव ए पॉजिटिव चार्ज। जब PI उसका क्या होगा, उसके अबव होगा, pH के अबव होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। Which amino acid side chain can undergo covalent modification via Michael addition, ठीक है। तो ये आपको माइकल एडिशन, ये आपको आपने देखा होगा केमिस्ट्री सेक्शन में। तो इसका आंसर आता है सिस्टीन। हमें पता है सिस्टीन में हमारा SH ग्रुप है, कह सकते हैं कि सिस्टीन में हमारा SH ग्रुप है जो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है और ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है और माइकल एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो सिर्फ ये एक ही है, सिस्टीन ये एक ही है जो क्या करता है, माइकल एडिशन मॉडिफिकेशन में पार्ट लेता है। बरीड लाइसिन हैज pK लोअर देन 6.5, व्हाट इज द रीजन। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या होगा इसका रीजन, ऑब्वियसली इसका रीजन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन द प्रोटोनेटेड स्टेट। जैसे कहा कि प्रोटोनेटेड स्टेट में रिपल्शन होने लगेगा, लाइसिन के जो भी इर्द गिर्द अमाइनो एसिड्स है या जितने भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है, वो लाइसिन को जीने नहीं देंगे और वो क्या कर देगा, अपना प्रोटोनेटेड स्टेट छोड़ देगा और जिसकी वजह से उसका pK क्या होगा, लोअर हो जाएगा 6.5 की तरफ। ठीक है, मैंने आपको पिछले भी ये समझाया था, थोड़ा सा घुमा के मैंने क्या किया है, क्वेश्चन वही डाल दिया है। Which mutation most likely reduces melting temperature drastically, मतलब आपको एक म्यूटेशन बताना है जो क्या कर देगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर या TM जो क्या है एक प्रोटीन का चेंज कर देगा। इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, अगेन कोर ल्यूसिन टू एस्पार्टेट, क्योंकि सरफेस पे लाइसिन टू अर्जिनाइन चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेरिन टू थ्योरोनाइन भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइसोल्यूसिन टू वैलिन, ये सारे के सारे क्या है, ये दोनों भी हम कह सकते हैं कि पोलर नॉन पोलर है। ये भी क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, सेम चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ल्यूसिन क्या है, अनचार्ज्ड है। एस्पार्टेट क्या है, चार्ज्ड है। आप क्या कर रहे हो, वो भी कोर में, मतलब हाइड्रोफोबिक कोर में आप क्या कर रहे हो, एस्पार्टेट को डाल रहे हो, चार्ज्ड मॉलिक्यूल को डाल रहे हो। अगर आप ये डाल रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका कम होगा। ठीक है, द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ साइड चेन रिएक्टिविटी इज, जो साइड चेन होती है एक अमाइनो एसिड की, उसका जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, उसका pKa वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं होता, हाइड्रोफोबिसिटी भी नहीं होती, पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं होता, उसका जो भी pKa है, मतलब आपको पता होगा उसका pKa अगर बेसिक है तो हम क्या कहेंगे, वो बेसिक अमाइनो एसिड है। अगर उसका pKa एसिडिक है तो हम कहेंगे कि वो उसका साइड चेन, सॉरी मैं बोल रही हूँ, साइड चेन अगर उसकी बेसिक है तो हम बेसिक अमाइनो एसिड कहेंगे, साइड चेन उसकी अगर एसिडिक है तो हम उसे एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। ठीक है, और वो किस पे, जो मैंने कहा कि बेसिक होगी एसिडिक होगी, किस पे डिपेंड करेगा, उसके pKa वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एट pH 7 which residue contributes to the most of the ionic strength of the protein। ठीक है, आपको ये बताना है कि
pH 7 में सबसे ज़्यादा जो आयोनिक स्ट्रेंथ होती है वो इस आयोनिक स्ट्रेंथ सेंसिटिविटी ऑफ प्रोटीन किसकी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा लाइसिन, क्योंकि बाकी के जितने भी ये सारे नॉन पोलर है ये एज सच रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमीनो एसिड हैज हाईएस्ट एंट्रोपिक कॉस्टिंग अपॉन फोल्डिंग। आपको उसका आंसर बताना है। इसका आंसर आ जाएगा प्रोलिन। ऐसा मैंने आपको कहा कि प्रोलिन क्या है, सेकेंडरी अमीनो एसिड है। सबसे ज़्यादा क्या होता है ये, ऑब्वियसली इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो चुकी है, तो सबसे ज़्यादा अगर हमें एंट्रोपिक कॉस्टिंग जिसमें होती है, अगर इसमें प्रोलिन है, अगर प्रोलिन है तो हमें पता है कि वो कहते हैं ना कि बॉन्ड ब्रेकर होता है, डिस्टेबलाइजर होता है। तो अगर आपको प्रोलिन को संभाल के रखना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं, आगे भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको परेशानी है, आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।